हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं टिंकू राठौर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआर मैथ्स पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों अनसोल्ड पेपर लगा रहे हैं और जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जो 2019 का है और इसका बच्चों जो कोड है वो 822 AW है। आपको पता है इसका एक पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये पार्ट नंबर 2 है। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक पार्ट में एक प्रैक्टिस सेट लगवाया जाएगा, मैं कह दूं एक अनसोल्ड पेपर लगवाया जाएगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी जो कि देखना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो जाए, है ना। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने साथियों को इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल टीआर मैथ पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और एकदम बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों के माध्य 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए जबकि बारंबारताओं का योग 60 है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए आपसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के हमने पता लगाया, हमें एक तो माध्यक दे रखा है। माध्यक मीन्स होता है बेटा माध्यिका, जैसे मीडियन कहते हैं। तो जो जो चीजें हमें दे रखी है हम पहले उनको लिख लेंगे, ठीक है। एक तो हमें दे रखी है माध्यक, यानी कि माध्यक दे रखा है। जो भी चीजें हमें दे रखी है बेटा उन्हें प्रॉपर यहाँ लिखेंगे। माध्यक जैसे हम लोग ME से व्यक्त करते हैं, कितना दे रखा है 28.5 दे रखा है। और हमारे लिए बारंबारताओं का योग बेटा माध्यिका में या माध्यक माध्यक कह दें, इसमें बारंबारताओं के योग के लिए n से व्यक्त करते हैं। आप सिग्मा FB से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 है। तब हमसे कह रहा है इससे हमें x के और y के मान क्या करना है बेटा, निकालना है। तो आप कहेंगे सर निकाल लेंगे। देखिए अगर माध्यिका आपको प्रश्न ने दे रखी है आप तब भी माध्यिका ही निकालें। आप कहेंगे ऐसा क्यों सर, क्योंकि माध्यिका के स्थान पर माध्यिका की वैल्यू लगा दी जाएगी। इसके लिए हम कैसे काम करेंगे थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले तो हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। व्हाइट कलर ले लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है वर्गांतर, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा वर्गांतर। फिर हमें दे रखी है बारंबारता, तो यहाँ लिखेंगे बेटा बारंबारता। बारंबारता को हम लोग F से व्यक्त करते हैं। बारंबारता के बाद आती है संचयी बारंबारता, ध्यान रखिएगा क्या आती है, तो आप कहेंगे सर संचयी बारंबारता। संचय बारंबारता को इंग्लिश में हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो इसे हम लोग CF से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, CF से। यहां पर अपने पास दिया क्या है समझिएगा। वर्गांतर हमें दे रखा है 0 से 10, फिर दे रखा है बेटा 10 से 20, फिर 20 से दे रखा है हमें 30, और 30 से हमें दे रखा है बेटा 40, 40 से हमें दे रखा है 50, और 50 से हमें दे रखा है 60। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है। उसके बाद में हमारे पास बारंबारता क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, फिर ये इसकी बारंबारता x है, फिर 20 दे रखी है हमें, फिर बेटा 15 है, उसके बाद में 22 और उसके बाद में 5 है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते समझिएगा थोड़ा सा इसे, क्योंकि मेन यही है, यही हमें बताएगा। देखिए संचयी बारंबारता में ये 5 तो हम बिल्कुल एज इट इज लिख देते जैसा यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 5 तो हम ऐसे ही लिख देंगे, फिर 5 में बेटा ये x जोड़कर यहाँ लिखते हैं, तो 5 में x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। फिर इस x + 5 में 20 जोड़ेंगे और जोड़कर इधर लिख देंगे, तो x + 5 में 20 जोड़ेंगे तो बेटा ये आ जाएगा x + 25 कह दीजिए। कितना आ जाएगा x + का 25। अब इस x + 25 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 25 15 होता है 40, तो ये आ जाएगा x + 40 आ जाएगा, x + का 40। x + 40 में y जब जोड़ेंगे तो बेटा ये हो जाएगा x + का y और प्लस का 40, और x + y + 40 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x + का y और प्लस का 40 और 5 45। तो इस तरीके से ये हमारी टेबल बेटा क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है,
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल एकदम बढ़िया बनानी है आपको, सुंदर करके, टेढ़ी नहीं जाएगी बिल्कुल भी लाइन। आप लोग स्केल लगा के इसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो आप कहेंगे सर कर लेंगे, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अब हम ये करेंगे बेटा, यहाँ से इन सबको जोड़िएगा, इन सबको जोड़ेंगे, बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बेटा n मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए x और प्लस y, इनको तो अलग ही रख लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस का y, प्लस में देखिए 5 और 20 कितना हो जाएगा 25 और 15 40 और 5 45। वैसे भी आप ध्यान रखिए, संचयी बारंबारता की ये जो लास्ट स्टेप आती है वही इन बारंबारताओं का योग आता है 45, ठीक है। अब समस्या ये आती है कि हम लोग सबसे पहले निकालते हैं बेटा माध्यक वर्ग। क्या निकालते, तो आप कहेंगे सर माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, मेन समस्या यहाँ खड़ी होती है। देखिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग जब बेटा निकालते हैं मिडिल क्लास, तो ऐसे नहीं निकलता। देखिए जब भी हमें ये एक्स वाई के रूप में वैल्यू नहीं देगी तो माध्यक वर्ग तो सीधे सीधे n/2 निकालेंगे और वो संचयी बारंबारता हम देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें माध्यक दे रखा है 28.5। जब भी माध्यक दे रखा हो, मीडियन दे रखी हो, या कहते माध्यिका दे रखी हो, तो ये 28.5 ये देख लीजिए किस वर्ग अंतराल में फंस रहा है। तो देखिए 0 से 10 में 28.5 नहीं आता है, 10 से 20 में 28.5 नहीं आता है, 30 से 20 से 30 में 28.5 आता है, तो बेटा यही माध्यक वर्ग होगा। आप इस तरीके से इसे बॉक्स में बंद कर सकते हो। तो माध्यक वर्ग अपने पास आ गया 20 से 30, कितना आ गया, तो आप कहेंगे 20 से 30। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें इसमें जो 20 से 30 में जो छोटी संख्या होती है इसे निम्न सीमा कहते हैं, और ये L का मान होता है, L का मान 20 है। और हमारे पास दोनों का अंतर कितना है 20 और 30 में, तो आप कहेंगे 10 का वर्गांतर होता है h की वैल्यू 10 दे रखी है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि हमारे लिए चूंकि n बराबर कितना दे रखा है, ये हमें प्रसन्न दे रखा है 60। कितना दे रखा है, n बराबर बेटा प्रसन्न 60 दे रखा है। तो आप कहेंगे सर डिग्री क्यों लगा दी, चलिए हटा देते हैं डिग्री, ठीक है। n बराबर प्रसन्न पहले से 60 दे रखा है, तो हमने और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई है, x प्लस वाई प्लस 45, तो यहाँ n की जगह लगा देंगे x प्लस वाई प्लस 45 बराबर में कितना 60। जब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ से x की या y की किसी एक की वैल्यू निकाल लो। चलिए y की निकाल लेता हूँ। 60 ये प्लस का 45 है, उधर जाके माइनस का 45 हो जाएगा, प्लस का x है, इधर आके माइनस का x हो जाएगा। तो जब हम 60 में से 45 घटाएंगे तो आ जाएगा बेटा 15 और माइनस x, आप इसे समीकरण 1 मान लो। इसी प्रकार आप माध्यिका दे रखिए तो माध्यिका का सूत्र लगा दो, जो कि हम अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं, चूंकि माध्यिका बराबर सूत्र होता है बेटा, माध्यिका कह दो या माध्यिक, बात एक ही है। माध्यिका यानी कि मीडियन बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF और बटे में F क्रॉस H, ये होता है। आप कहेंगे सर f की वैल्यू तो निकाली ही नहीं हमने, अरे f की वैल्यू निकल आएगी, ये देखिए हम निकाल लेते हैं। जो माध्यक वर्ग होता है ना, उसी के सामने वाली जो बारंबारता होती है उसी को f बोलते हैं। तो f की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास 20 दे रखी है। और जो माध्यक वर्ग होता है उससे पहले वाला जो वर्ग अंतराल होता है उसके सामने की जो संचयी बारंबारता होती है उसे CF बोलते हैं। तो CF कितनी है, x प्लस 5। CF बेटा कितनी है, तो आप कहेंगे सर x प्लस 5। ये सारी वैल्यू उठाकर यहाँ पर लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ माध्यिका हमें प्रसन्न देखिए दे रखी है, कितनी दे रखी है प्रसन्न माध्यिका बेटा, ये दे रखी है 28.5 दे रखी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वैल्यू लगा देंगे 28.5, ये 28.5 लगा दो, ठीक है। और बराबर में L की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर L की वैल्यू तो अपने पास 20 निकाली, यहाँ 20 लगा दो। और n की वैल्यू ये लगाना है, ये वाली 60, वो मत लगाना n की वैल्यू, वो लगाओगे XY के रूप में तो दिक्कत होगी। तो ये 60/2 माइनस CF, और CF की वैल्यू कितनी है, x प्लस 5, ब्रैकेट में लगा दो x प्लस 5, और बटे में अपने पास f की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 20, इसकी जगह 20 लगा दो।
इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर एच की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर 10 लगाओ। ये वैल्यू कट रही है तो काटेंगे, देखिए 10 दूनी हो जाएगा कितना 20, और 2 से काटेंगे, 2 3 6 और ये 0, 20 प्लस का इधर लेके आएंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का। तो इस तरीके से ये 28.5 इधर लाएंगे तो माइनस का 20, बराबर में यहाँ 30 बचेगा। माइनस की जब अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का x -5 और बटे में कितना, तो आप कहेंगे सर 2, बटे में कितना तो आप कहेंगे सर 2, इस साइड में कर देते हैं। चलिए ठीक है। जब ये देखिए 28.5 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो बेटा ये अपने पास बचेगा 8.5, और बराबर में 30 में से 5 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस का x, और बटे में 2, 2 की तिरछी गुणा करेंगे तो ये 2 पंजे हो जाएगा 10, 2 अट्टे 16 और एक हासिल का 17, एक के बाद पॉइंट, तो 25 माइनस एक्स इधर लाएंगे, माइनस का एक्स इधर आके प्लस का एक्स, बराबर में 25 प्लस का 17 इधर आके माइनस का 17 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास घटाओ भी, जब 25 में से हम 17 को घटाएंगे तो बच जाएगा बेटा 8। तो इस तरीके से ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये जो x का मान है बेटा, इसे उठाकर आप रख दो समीकरण किसमें, एक में, तो y निकल आएगा। तो यहां से लिखेंगे चूंकि x का मान, क्या लिखेंगे बेटा, x का मान समीकरण एक में रखने पर, जब बेटा समीकरण एक में आप रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ रखेंगे x की जगह, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स, x की जगह 8, तो y बराबर 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 7 बचेगा। तो y की वैल्यू 7 आ गई। जब दोनों वैल्यू निकल आई तो लास्ट में एक साथ रख दो दोनों वैल्यू को, ऐसे करके उठा के लिख देंगे कि अतः x बराबर बेटा 8 आ जाएगा और y बराबर कितना 7, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और पूछा भी बहुत जाता है, तो इसे अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार करना है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 6 का पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है बेटा कि चित्र में AD लंब है BC है, सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, आसान है, आप आराम से सिद्ध कर सकते हैं। कैसे करके करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को आप लोग हेडिंग डाल के किया करें। कैसे करके, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा ज्ञात है। क्या डालेंगे, ज्ञात है। ज्ञात क्या है, हमें ज़्यादा कुछ ज्ञात नहीं, हमें केवल इतना ज्ञात है कि AD लंब है किस पर, BC। ये चीज़ हमें बेटा क्या ज्ञात है। उसके बाद हेडिंग आती है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, तो आप कहेंगे सर हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि इसमें AB स्क्वायर प्लस का CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर में BD स्क्वायर और प्लस का AC स्क्वायर। ठीक है, रचना करनी नहीं तो हेडिंग नहीं आएगी, हेडिंग आएगी उपपत्ति। उपपत्ति में थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बेटा। सबसे पहले ये देख लीजिए, सब पर स्क्वायर है। जब हमें सब पर स्क्वायर हो बीच में प्लस लगाओ तो हमेशा एक बात याद रखिए, प्लस हो या माइनस हो और स्क्वायर लगा तो समझ लीजिए कि हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज जरूर करना है। यानी कि समकोण त्रिभुज होगा उसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज जरूर करना है। तो आप कहेंगे सर वो कैसे, एक बार बता दीजिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा भैया कि AD जो है वो लंब है किस पर, BC पर। इस BC पर क्या लंब, और लंब जहां गिरता है 90 अंश का तो ये भी 90 होगा और इधर ये भी बेटा 90 होगा। ठीक है ना, तो उधर का 90 है ही है और साथ में बेटा इधर का भी कोण कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 90 होगा। तो एक तो समकोण त्रिभुज हमारे पास ये वाला बन गया देखिए, और एक समकोण त्रिभुज हमारे पास ये वाला बन गया। दोनों में एक एक बार पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं त्रिभुज ADC में, ADC में अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां लिखूंगा बेटा त्रिभुज ADC में। ADC में हम पता है कौन सी प्रमेय लगा दे रहे हैं, तो आप कहेंगे सर हम यहां पर लगा देंगे
पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बेटा? तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप सब जानते हैं, करण का होल स्क्वायर। अगर ये 90 अंश है तो करण इसमें कौन सी होगी? तो आप कहेंगे सर AC करण हो जाएगी। कितनी? AC। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर में बाकी दो भुजाओं में से कोई सी पहले लिख लो, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और कोई सी बाद में। लेकिन एक बात ये बताओ, मुझे यहाँ पर AC स्क्वायर आ रहा है, AC स्क्वायर भी मुझे लाना है, चलिए इसे टच नहीं करूंगा। और CD स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, CD स्क्वायर भी मुझे लाना है, चलिए टच नहीं करूंगा। लेकिन AD स्क्वायर मेरे पास यहाँ आ रहा है, उसमें कहीं पर भी आपको AD स्क्वायर नहीं लाना है। तो यहाँ से आप AD स्क्वायर की ही वैल्यू निकालिए। कैसे करके? AC स्क्वायर, ये बेटा CD स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, किसका? CD स्क्वायर, और बराबर में बच जाएगा भाई AD स्क्वायर। आप इसे मान लीजिए समीकरण कितनी? 1। सेम इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर अब हम करेंगे ये कि अब इसकी आपकी बार में त्रिभुज इस वाले में लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो दूसरा समकोण बचा है। और दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है? तो आप कहेंगे सर त्रिभुज ADB में। इसमें भी हम कौन सी प्रमेय लगाएंगे? तो आप कहेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब इसमें भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बेटा लगाएंगे तो सीधे से शब्दों में ये कह दीजिए यहाँ पर कि इसमें करण कौन सी है? तो आप कहेंगे 90 अंश का कोण ये, तो करण इसकी AB हो जाएगी। तो करण का होल स्क्वायर, करण बेटा AB है, AB का स्क्वायर, बाकी AD और BD बच गई तो यहाँ लिख देंगे AD स्क्वायर और प्लस का BD स्क्वायर। समीकरण 1 से AD स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी निकाली? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो ये AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर की जगह यहाँ पर लगा दीजिए। समीकरण 1 से कितनी है? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर और प्लस का ये BD स्क्वायर। तो बेटा अपने पास चल रहा है, लेकिन ये वैल्यू लगाई कहाँ से? लिखना पड़ता है, लिख के दिखाया करें। तो ये वैल्यू हम लोगों ने समीकरण 1 से लगा दी, ठीक है। तो आप कहेंगे ठीक है सर, लेकिन हमें यहाँ AB स्क्वायर के साथ CD स्क्वायर लाना है। तो आराम से ला सकते हैं, AB स्क्वायर तो अपने पास है ही, और ये CD स्क्वायर माइनस का है, इधर आके बेटा प्लस का CD स्क्वायर, और बराबर में अपने पास कितना? ये BD स्क्वायर बचा। तो यहाँ BD स्क्वायर लिख लेंगे, और प्लस का ये कितना बचा? AC स्क्वायर, तो ये प्लस का AC स्क्वायर लिख लेंगे। और यही बात हमें क्या करनी थी? तो आप कहेंगे सर यही बात हमें प्रूफ करनी थी। तो इस तरीके से बॉक्स में बंद करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ्ड। तो सही तरीका बेटा इस क्वेश्चन को करने का यही है। तो ये बेहतरीन तरीका है और कठिन नहीं, आराम से कर भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, समझने का प्रयास करिए कि सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉज ए बटे कॉट ए प्लस कॉज ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है, आराम से कर सकते हैं। कैसे करके करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड, देखिए दोनों वैसे तो सही तरीका ये होता है कि त्रिकोणमिति वाला अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें जो साइड बड़ी होती है आप उसे ले लीजिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड भी एक उतनी बड़ी दिख रही है, राइट हैंड साइड भी, लेकिन देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी सी हैवी लग रही है, तो उसी को ले लो। जब दोनों साइड एक जैसी दिखे तो ज़्यादा बेहतरीन तरीका है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से ही करिए। ज़्यादा बेहतरीन बेटा तरीका है, आप लेफ्ट हैंड साइड से ही करिए। कैसे? तो यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड अपने पास कितनी है? तो आप कहेंगे सर कॉट ए और माइनस का कॉज ए, और बटे में है कॉट ए प्लस का कॉज ए। तो यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए तो कोई रूल बेटा नहीं बन रहा है, कोई सा भी रूल नहीं बन रहा है। तो आप कहेंगे सर एक रूल बन रहा है। जब भी हमारे पास कोई रूल नहीं बनता है तो एक रूल बनता है, साइन कॉज को तोड़ते नहीं, बाकी किसी को छोड़ते नहीं, है ना। ये रूल बन रहा है। तो आप कहेंगे सर कॉट ए बराबर होता है कॉज ए और बटे में साइन ए, और माइनस का कॉज ए तो अपने पास चल रहा है, भिन्न है ब्रैकेट लगाओ, बराबर का चिन्ह बीच वाले बटे के सामने। नीचे भी कॉट ए बराबर लिख देंगे बेटा कॉज ए और बटे साइन ए
और प्लस का कितना, तो आप कहेंगे सर कॉज ए। ठीक है, अब देखिए कॉज ए यहाँ भी है, कॉज यहाँ भी, ऊपर से कॉज ए कॉमन है, नीचे से भी हमें क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर नीचे से भी कॉज ए ही कॉमन है। तो हम ऊपर से बेटा कॉज ए कॉमन ले लेंगे, कॉज ए, तो हमारे पास बचेगा एक और बटे में साइन ए बचेगा। ठीक है, और माइनस यहाँ से कॉज ए निकल गया तो एक बच जाएगा, और बटे में अपने पास नीचे से भी कॉज ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बेटा कॉज ए निकल गया तो एक बच जाएगा, और बटे में अपने पास कितना है, साइन ए, और प्लस का कितना, कॉज ए, सॉरी कॉज ए नहीं बल्कि कॉज ए निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, 1 बच जाएगा। आप कहेंगे बात बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं सही से देखूं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए कॉज ए से बेटा ये क्या है, तो आप कहेंगे सर इसकी थोड़ा सा साइज कम करिए, चलिए कम कर लिए। कॉज ए से कॉज ए कट जाएगा, जब हम कॉज ए से कॉज ए को काट देंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर ऊपर एक बटे साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, तो ये कॉसेक ए हो जाएगा, और माइनस एक चल रहा है, और एक बटे साइन ए क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये भी कॉसेक ए होता है, और ये प्लस का एक, और कॉसेक ए -1 बटे कॉसेक ए +1, यही तो हमें लाना था। तो आप कहेंगे सर ये तो आ गया, अगर ये आ गया तो यहाँ पर लिख देंगे ये तो भाई है राइट हैंड साइड। ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो बराबर है किसके, तो आप कहेंगे सर राइट हैंड साइड के बराबर है, और यही बात सिद्ध करनी थी। तो इस तरीके से बॉक्स में बंद करिए और यहाँ पर लिख दीजिए प्रूव्ड। बताइए क्लियर है सभी का, उम्मीद करता हूँ एकदम क्लियर होगा। बहुत अच्छा मेथड कराया है, ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं करनी है भाई है ना, क्योंकि तोड़फोड़ का मतलब है बस उतनी ही तोड़फोड़ करनी है क्वेश्चन में जितने में हमारा काम चल रहा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, देखिए 6 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, जबकि इसमें कुछ नहीं, खाली बस बच्चों को घुमाने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। सही है, एक लंब वृत्तीय बेलन है, उसमें थोड़ा सा पानी भरा है, उसमें हमने गोला डाल दिया। फिर कह रहा है यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है, गोला जो वो पानी में पूरा डूब जाता है, तो कह रहा है बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो कह रहा है बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन। आप देखिए रटना नहीं है, इसे रटेंगे तो दिक्कत होगी आपको। सबसे पहले आप एक बेलनाकार बर्तन बनाइए, ये देखिए बेलनाकार मैंने बेटा एक बर्तन बना लिया, बाकी आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा, डायग्राम में थोड़ा सा हाथ तंग है। ठीक है तो ये मैं एक बेलनाकार पहले तो बर्तन बनाऊंगा बेटा, एक बेलनाकार मैंने बना लिया बर्तन, एक मिनट। ये देखिए बेलनाकार मैंने बर्तन बना दिया, काफी हद तक ठीक बना हुआ है। कह रहा है इसमें थोड़ा पानी है, पानी को भाई व्हाइट कलर से भरेंगे, पानी को व्हाइट कलर से। देखिए इसमें थोड़ा सा पानी है, इसमें थोड़ा सा मान ले रहे हैं पानी है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा खुश। मान लीजिए यहाँ तक पानी है, इसमें यहाँ तक पानी है, ठीक है ना। अब बाद में उसने एक बात कह दी, इसमें क्या डाला जाता है, गोला डाला जाता है जो कि इसमें पूरा पूरा डूब जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा नहीं यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है, तो देखिए कह रहा भैया ये मेरे पास एक गोला आ गया, देखिए गोला आ गया जो इसमें पूरा पूरा डूब जाएगा। अच्छा नहीं बना लेकिन आप समझ जाएंगे, डूबने का मतलब नीचे तली को भी बेटा वो स्पर्श करेगा। ठीक है, ये गोला आ गया, ठीक, तो आप कहेंगे ठीक है। और उस गोले का व्यास कितना दिया, तो आप कहेंगे इस गोले का व्यास ये है, ये 12 सेंटीमीटर है पूरा। ठीक है, लेकिन इसने ये कहा जब गोला इसमें पूरा डूब जाता है तो कह रहा है पानी की सतह जो है ना, पानी की सतह बेटा 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती। पहले कुछ भी हो गई हमें नहीं पता, लेकिन अब मान लीजिए जब इसमें भरा तो पानी मान लीजिए यहाँ तक आ गया, पानी सपोज करिए इसमें यहाँ तक आ गया, इस तरीके जब गोला पूरा उसमें डूबा
तो पानी लगभग यहाँ तक। अब मेरी बात समझिए, चलिए मैं पानी का थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पानी बड़ा कितना है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा बेटा, देखिए चलिए मैं पानी का कलर अब की बार में ये ले लेता हूँ, नीला। पानी यहाँ तक बढ़ गया, देखिए जो नीला नीला पार्ट है ना, ये पानी की बढ़ी हुई सतह है। तो एक बात ये बताइए, 3 सही 5/9 का मतलब क्या है? तो ये 9 तियां 27 और 5 कितना होता है? तो आप कहेंगे 32, 32/9। तो पानी की जो सतह है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ गई? तो आप कहेंगे सर 32/9 सेंटीमीटर बढ़ गई। कितनी? 32/9 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा एक बात ये बताइए, आप इतने तो समझदार हैं, जब ये पानी से बेलनाकार बर्तन में जाएगा तो पानी जो रूप ले लेगा वो बेलन के आकार का ही ले लेगा। तो आप कहेंगे बात बिल्कुल सही, ऐसे दिखने लगेगा। तो आप कहेंगे बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे दिखने लगेगा। तो एक प्रकार से ये देखा जाए तो ये बेलन ही तो बन गया जो पानी बड़ा हुआ है। तो आप कहेंगे ठीक है। अच्छा एक बात ये बताइए, पानी बढ़ेगा कितना? तो आप कहेंगे सर गोला हमने डाला तभी ये 32/9 सेंटीमीटर पानी बढ़ा। ठीक है, इसका मतलब है पानी उतनी ही ऊपर उठ पाएगा जितना उस गोले का आयतन होगा। तो सीधी सी बात है, ये उठा हुआ जो पानी है बेटा, उठा हुआ पानी किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि पानी उतना ही उठा है जितना गोले का आयतन है। तो हमेशा याद रखिए, अगर पानी की सतह ऊपर उतनी ही उठ पाएगी जितने उस गोले का आयतन होगा। तो सीधे से शब्दों में कह दो, गोले का आयतन और उठे हुए पानी का आयतन दोनों आपस में बराबर होंगे। बराबर लगा दो, बस आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बेलन। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा बेलन, बेलन की विमा है। ठीक है, तो आप कहेंगे बेलन के लिए, और कह रहा है बेलनाकार बर्तन का व्यास पूछ रहा है हमसे, तो निकाल सकते हैं। बेलनाकार बर्तन की जो व्यास है ना, वो आप डी मान लीजिए, कैपिटल डी मान लीजिए, त्रिज्या आर मान लीजिए। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या तो हमें पता नहीं, तो इसकी त्रिज्या बेटा हम कितनी मान ले रहे हैं अपनी तरफ से? कैपिटल आर मान ले रहे हैं। कितनी मान ले रहे हैं? कैपिटल आर, ध्यान दीजिएगा। और इसकी ऊंचाई, अच्छा एक बात बताइए, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या या इस पानी की त्रिज्या उठे हुए बात तो एक ही है, क्योंकि वो बर्तन में पानी जो है वो उसका ही आकार ले लेगा, तो ये भी त्रिज्या इसकी आर होगी। और इसकी मैं क्या कर रहा हूँ, बेलनाकार उठे हुए, एक देखिए, या तो बेलनाकार बर्तन के लिए बोल दो या उठे हुए पानी के लिए। चलिए उठे हुए पानी के लिए अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उठे हुए पानी के लिए बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ मान लेना कि माना बेलनाकार बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बर्तन की त्रिज्या मान लीजिए बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी है बेटा? कैपिटल आर है। ठीक है, अब मैं यहाँ काम करूंगा उठे हुए पानी के लिए। सबसे पहले काम करूंगा बेटा उठे हुए पानी के लिए। अगर मैं उठे हुए पानी के लिए काम करूं बेटा, तो सीधे से शब्दों में ये कह सकता हूं कि भैया उसकी त्रिज्या तो हमारे पास आर है, क्योंकि बेलन की त्रिज्या और उठे हुए पानी त्रिज्या सेम होगी, क्योंकि पानी बेलनाकार बर्तन में ही है, कैपिटल आर। और इसकी देखिए, इसकी ऊंचाई उठे हुए पानी की कितनी है? 32/9। इसको कैपिटल एच नाम दे दो, तो ये अपने पास है 32/9, और वो भी सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर काम किसके लिए करूंगा? तो आप कहेंगे सर जो आपने गोला डाला उस गोले के लिए, गोले के लिए। अगर मैं यहाँ से बेटा गोले के लिए काम करूं तो मैं सीधे से शब्दों में ये कह दूंगा, गोले का जो व्यास दे रखा है स्मॉल डी मान लो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? आप कहेंगे ठीक है सर। उसके बाद में हमारे पास इसकी जब हम त्रिज्या निकालेंगे तो आर बराबर सूत्र होता है d/2, और डी की वैल्यू अपने पास कितनी है? 12/2। 2 से इसे जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 2×12। कितना आ जाएगा? 2×12। स्मॉल आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई। आप कहेंगे ठीक है। अब हम सीधी से एक लैंग्वेज यहाँ लिखेंगे जो कि कंपलसरी है बेटा लिखना, जो कि लिखना कंपलसरी है। क्या है? चूंकि गोला बेलनाकार बर्तन में डालने पर पानी की सतह ऊपर उठती है, चूंकि गोला, उससे पहले थोड़ी उठ गई भाई, गोला बेलनाकार बर्तन में डालने पर पानी की सतह या पानी ऊपर उठता है, पानी ऊपर उठता है।
पानी ऊपर उठता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि भाई उठे हुए पानी का आयतन, इसीलिए कह सकते हैं उठे हुए पानी का आयतन, उठे हुए पानी का आयतन बराबर किसके होगा? गोले के आयतन के, बराबर गोले का आयतन, बराबर गोले का आयतन। उठे हुए पानी का आयतन बराबर किसके होगा? गोले के आयतन का। और उठा हुआ पानी, भी पानी तो अगर बेलनाकार बर्तन में है, पानी बेलनाकार बर्तन में है तो बेलन के रूप जैसा ही तो दिखेगा। तो उठे हुए पानी का आयतन मतलब बेलन का आयतन। और बेलन के लिए हमने त्रिज्या और ऊंचाई कैपिटल एच और कैपिटल आर मानी है, तो उठे हुए पानी का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, बल्कि कैपिटल लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। इसके लिए स्मॉल आर लगाएंगे, सबकी वैल्यू लगा दो। यहां से हम लोग पाई से इस पाई को काट सकते हैं। तो कैपिटल आर हमें पता ही नहीं, निकालना है इसका होल स्क्वायर। कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 32/9 है सर। कितनी है कैपिटल एच की वैल्यू बेटा? 32/9 है। और यहाँ 4/3 तो है ही, गुणा स्मॉल आर। और स्मॉल आर की वैल्यू देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा दी, 6 नहीं, आर नहीं आएगी बल्कि 6 सेंटीमीटर आएगी। तो आर की वैल्यू कितनी है स्मॉल आर की? तो आप कहेंगे सर 6 या 6 लगाएंगे तो 6 की होल घात 3 हो जाएगी। अब ये वैल्यू अगर कट रही है तो काटेंगे बेटा जरूर, ठीक है। देखिए काटेंगे, 3 तियां हो जाएगा 9, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया? कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 8/3 बराबर में, देखिए यहाँ एक बच्चा, एक की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। यहाँ 6 को 3 बार लिख लो, 6 गुणा 6 गुणा 6, काटने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से जब हम काटेंगे तो ये 2 तियां हो जाएगा 6, और यहाँ 2 चौक कितना हो जाएगा बेटा? 8। फिर ये आ जाएगा 2 तियां 6 और 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और 2 एकम 2। आप कहेंगे ठीक है सर यहाँ तक। तो यहाँ आर स्क्वायर बच गया और एक बच गया, तो आर स्क्वायर एकम हो जाएगा, ऊपर तो बेटा आर स्क्वायर और नीचे कितना 3, और बराबर में 3 तियां 9, तियां कितना हो जाएगा बेटा? 27 हो जाएगा, बराबर में 27। आप कहेंगे चलिए बात एकदम ठीक है। जब मैं यहाँ से आर स्क्वायर निकालूंगा तो 3 की तिरछी गुणा करेंगे तो 27 तियां बेटा होता है 81। 27 तियां कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 27 तियां 81 होता है। अब इस साइड में कर देता हूं मैं, आप लोग समझ जाना, ठीक है। इस साइड में कर देता हूं, तो एक तरफ से बेटा जब होल स्क्वायर हटाओगे दूसरी तरफ अंडर रूट लगाओगे तो ये आ जाएगा आर बराबर कितना? अंडर रूट 81। तो कैपिटल आर बराबर 81 का वर्गमूल 9। ये आंसर नहीं है। आप कहेंगे क्यों सर? ये आंसर इसलिए, और ये आएगा सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आई है इसकी, बेलनाकार बर्तन की क्या ये त्रिज्या। लेकिन हमसे बेलनाकार बर्तन का क्या पूछा गया है बेटा? व्यास पूछा गया है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा, बात खत्म है। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास, जब इसका व्यास निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा बराबर त्रिज्या का 2 गुना 2 कैपिटल आर, और 2 कैपिटल आर की वैल्यू 9 है, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18, और वो भी सेंटीमीटर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का बेटा फाइनल आंसर है। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। सही तरीका बेटा इस क्वेश्चन का करने का यही है। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए ये लेक्चर्स हेल्पफुल हैं या नहीं है। ये देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन पर 2024 लगा सकते हैं बेटा, आप इस क्वेश्चन पर 2024 लगा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन बस थोड़ा ध्यान देना वो करा है। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। देखिए जब भी आपसे प्रश्न में 2 अंकों की संख्या कहेगा तो वो दोनों अंक सबसे पहले आप मान लेंगे। कैसे करके? आप मान लेंगे कि माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक,
बेटा इकाई का अंक आप क्या करेंगे, आप 22 मानिए, और दहाई का अंक कितना मान लेंगे, तो आप कहेंगे सर दहाई का अंक, दहाई का जो अंक है उसे x मान लीजिए। इसीलिए वो संख्या कितनी हो जाएगी अब, तो आपको पता है इकाई के अंक में 1 से गुणा होती है, दहाई के अंक में 10 से, तो दहाई के अंक में 10 से गुणा करेंगे 10x, इकाई के अंक में 1 से गुणा करेंगे तो 22 एकम 22, 10x + y बन जाती है वो संख्या। आपने अगर दो चर लिए हैं तो दो कंडीशन आएंगी। पहली बार में लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट पहली बार में जो बात कहेगा वो किसके अंतर्गत आएगी, फर्स्ट कंडीशन। और जो बच्चा फर्स्ट कंडीशन ना लिख पाए वो पहली स्थिति लिख दे, ठीक है। तो पहली कंडीशन उसने कहा दो अंकों से बनी एक संख्या, दो अंकों से बनी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 10x + y है, तो एक तो 10x + y, और उसने कहा एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। अंकों को उलटने का मतलब है x की जगह y और y की जगह x रख देना, तो जैसे ही रखेंगे तो ये बन जाएगा 10y + x, ठीक है। हमने x की जगह y और y की जगह x, और इन दोनों का योग कितना दे रखा है बेटा 66। सॉल्व करिए इसे, तो ये 10x + y प्लस के अंदर गुणा करें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्लस का x बराबर में बेटा 66, और 10x में x जोड़ेंगे तो ये अपने पास 11x हो जाएगा, और 10y में y जोड़ेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 11y, और बराबर में बेटा 66। इन दोनों में से 11 क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस का y बराबर में 66। ये देखिए कुछ वैल्यू कट रही है तो हम इसे काटेंगे जरूर, ठीक है ना, काटिए, ये कट जाएगा, देखो 11 छंग 66। तो जब 11 छंग 66 हो ही जाएगा बेटा, तो ये अपने पास यहाँ पर आ गया x प्लस का y बराबर 6। आप यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं आसानी से, तो ये अपने पास हो जाएगा 6, प्लस का x है इधर आके माइनस का x हो जाएगा। आप इसे मान लीजिए कितनी, समीकरण मान लीजिए 1, आप इसे समीकरण कितनी 1 मानिए। सेम इसी प्रकार से अब बात आती है सेकंड कंडीशन की, किसकी, सेकंड कंडीशन की। देखिए सेकंड कंडीशन में प्रश्न ने क्या कहा उसे भी थोड़ा सा समझिए ध्यान से। सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि योग 66 है, फिर कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अंक कौन है, तो आप कहेंगे सर अंक तो संख्या के x और y हैं, इनका अंतर दे रखा है। अब हमें तो नहीं पता कि x बड़ा है या y बड़ा है, हमें कंफर्म नहीं पता है बेटा कि x बड़ा है या फिर y बड़ा है। जब हमें कंफर्म ना पता हो, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब बेटा कंफर्म हमें ना पता हो कि x बड़ा है या y बड़ा है, तो इस स्थिति में हम लोग मॉड लेके चलते हैं बेटा। इस स्थिति में हम लोग क्या लेके चलते हैं, तो आप कहेंगे सर इस स्थिति में मॉड लेके चलते हैं। ऐसा आपने पहले भी बताया, एक बार फिर बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले भी बेटा इस चीज को बता चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा दोनों का अंतर अंकों का। तो भैया एक x है और अंक का मतलब y, इनका अंतर, अंतर कहेंगे तो मॉड लगाएंगे, और कितना है 2। मॉड क्यों लगाएंगे सर, क्योंकि अंतर कभी भी बेटा माइनस का नहीं होता, समझ रहे हैं। तो मॉड केवल ये बताता है कि ये संख्या प्लस की है। अब आपको एक बात पता है, अगर मॉड के अंदर ये अज्ञात राशियां आती हैं, अज्ञात मतलब एक्स वाई जेड अज्ञात राशि है, मान पता ही नहीं इनका हमें, तो जब भी मॉड हटाते हैं एक तरफ से तो बेटा दूसरी तरफ प्लस और माइनस लगा लेते हैं। अब प्लस माइनस, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो यहाँ लिखेंगे बेटा प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लिखेंगे, प्लस, प्लस चिन्ह लेने पर, ध्यान से समझिएगा, प्लस चिन्ह लेने पर जब हम प्लस का चिन्ह बेटा लेंगे तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में 2, और समीकरण 1 से y का मान कितना निकाल लिया है हमने, तो आप कहेंगे 6 माइनस एक्स निकाला है, उठा के यहाँ लगा दीजिए y की जगह, तो x माइनस ब्रैकेट में लगाना, माइनस चिन्ह बाहर है इसलिए 6 माइनस एक्स बराबर में 2, और ये मान हमने लगाया कहाँ से, तो आप कहेंगे सर समीकरण 1 से। कहाँ से लगा दिया, समीकरण 1 से। अब सॉल्व करिए, x माइनस के अंदर गुणा करेंगे -6 और माइनस माइनस प्लस x बराबर में बेटा 2 हो जाएगा, x और x जुड़कर हो जाएगा 2x बराबर में 2, ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2x और बराबर में 6 और 2 हो जाएगा 8। जब हम इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2, 2 चौक कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे सर 2 चौक 8, मतलब यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो 4 आ गई।
अब ये जो x का मान निकल के आया है इसे उठाकर हम कहाँ रख देंगे, तो आप कहेंगे समीकरण 1 में रख दीजिए तो y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, किसका आ जाएगा, y का। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि x का मान नहीं बल्कि लिखिए x बराबर 4, क्योंकि x के 2 मान निकल के आने वाले। जब एक से ज्यादा मान हो तो नाम लेके बताया करें कि कौन सा मान कहाँ पर रख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 अपने पास है बेटा y बराबर 6 माइनस एक्स है, y बराबर 6 माइनस एक्स है। तो लगा देंगे y बराबर 6 माइनस एक्स, एक्स की जगह 4, तो y बराबर 6 में से 4 जाएगा 2, तो y की वैल्यू ये आ गई। जब x और y की वैल्यू आ ही गई है तो हाथों हाथ संख्या भी निकाल दे रहे हैं ना, तो यहाँ से निकालेंगे चूंकि संख्या, वो संख्या हमने कितनी मानी थी, तो आप कहेंगे सर 10x प्लस का y मानी, तो ये 10x और x की वैल्यू हमने 4 निकाली प्लस y की वैल्यू 2, तो 10 चौक 40 और प्लस का 2, 40 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 42 हो जाएगा। यानी एक संख्या वो संख्या 42 हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं बेटा, इसका उत्तर 2 आएंगे, ध्यान रखिएगा। 42 हो सकती है वो संख्या। एक बार प्लस का चिन्ह लिया तो वो संख्या बेटा 42 आई। अब हम इसी प्रकार एक बार काय का चिन्ह ले रहे हैं, तो आप कहेंगे सर एक बार हम लोग माइनस का चिन्ह ले रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, क्या लिखेंगे बेटा, तो आप कहेंगे सर लिख लीजिए माइनस चिन्ह लेने पर, ये कलर ले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। और जब हम यहाँ से माइनस का चिन्ह ले लेंगे ना, तो ये हमारे पास स्टेप इस तरीके से आ जाएगी कि x माइनस का y बराबर में कितना 2, बल्कि 2 नहीं बल्कि माइनस का 2, क्योंकि माइनस चिन्ह ले रहा है। अब समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण 1 से y की वैल्यू 6 माइनस एक्स है, उठा के y की जगह लगा दो, x माइनस y की जगह 6 माइनस एक्स, ब्रेकेट में लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है। मान कहाँ से लगाया बताना पड़ता है, तो मान हमने लगा दिए बेटा समीकरण 1 से लगा दिया। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा x माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे -6 माइनस माइनस प्लस का x और बराबर में बेटा -2, x में x जोड़ेंगे 2x बराबर में -2, और ये माइनस का 6 है, दूसरी तरफ आके बेटा प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास 2x और 6 में से 2 जाएगा, प्लस का अपने पास 4 बचेगा, ये कट जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से x बराबर 2 आ गया। अब ये जो x का मान बेटा निकल के आया, इसे उठाकर आप कहाँ रख दो, तो आप कहेंगे सर समीकरण 1 में रख देंगे, रखिए। तो यहाँ लिखेंगे x का मान, यहाँ से लिख देंगे चूंकि x का मान, बल्कि x बराबर 2, x के 2 मान आए निकल के, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, जब बेटा x का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है y बराबर 6 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा अपने पास y बराबर 6 माइनस एक्स, एक्स की जगह 2, तो y बराबर 6 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब यहाँ से एक x और y की वैल्यू ये आ गई निकल के, तो हाथों हाथ यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगी, संख्या निकल आएगी। चूंकि संख्या जो पूछी गई है, तो संख्या हमने शुरू में मानी थी 10x प्लस का y, 10x, x की वैल्यू बेटा 2 आई है, प्लस y की जो वैल्यू 4, 10 दूनी हो जाएगा 20 और प्लस का 4, और 20 और 4 कितना होता है 24। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि या तो वो संख्या हमारे पास कितनी होगी, या तो वो संख्या हमारे पास बेटा 42 होगी, या तो वो संख्या हमारे पास बेटा 42 होगी, ठीक है ना, कितनी होगी, तो आप कहेंगे 42 होगी, या तो वो संख्या कितनी होगी 24। तो लास्ट में अपना आंसर ऐसे लिख देंगे कि अतः जो संख्या हमसे पूछी जा रही है वो संख्या या तो हमारे पास 42 होगी या कितनी होगी 24 होगी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से बेटा सही तरीका यही है इस क्वेश्चन को करने का। इसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कब हम बड़ा लें कब छोटा लें कौन सा क्या लें, बस एक बार माइनस एक बार प्लस ले लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। तो ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इस पे आप लोग अपनी कॉपी में बेटा 2024 लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 7 का अगर मैं देखूं 7 का हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन ये है, समझिएगा ध्यान से कि समीकरण कह रहा है हमसे बेटा कि समीकरण को हल कीजिए। देखिए हल करने का मतलब होता है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, x का मान निकालना। x के रूप में समीकरण है तो x का मान निकालना, y के रूप में है तो y का मान निकालना। समझ गए मेरी बात को? बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि x की वैल्यू -1 -2 -4 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि -1 -2 -4 में से कोई सी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो बटे में बेटा 0 बन जाएगा, और बटे में 0 का मतलब अपरिभाषित मान होता है। चलिए करते हैं शुरू। देखिए क्वेश्चन ये है अपने पास, 1/x+1 और प्लस का 2/x+2 और बराबर में 4/x+4। कोई कठिन बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, भिन्नों के बीच में अगर प्लस या माइनस का चिन्ह होता है तो सबसे पहले उनका हर का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर x+1 x+2 अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग संख्याओं का एलसीएम उनकी गुणा होती है बेटा। x+1 और ये x+2 गुणा कर दी, x+2 की 1 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास बेटा हो जाएगा x+2 एकम x+2, और x+1 की इस 2 से तिरछी गुणा करेंगे तो प्लस का 2 और साथ में x+1 आ जाएगा, बराबर में 4/x+4 चल ही रहा है अपने पास। करिए गुणा इनकी, x+2 प्लस 2 की जब अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2x प्लस 2 एकम 2, और नीचे अपने पास x+1 और x प्लस का कितना है 2, बराबर में बेटा 4/x+4 तो चल रहा है। देखिए x और 2x जुड़कर हो जाएंगे अपने पास 3x, और ये अपने पास 2 और 2 4, बटे में अपने पास कितना है तो आप कहेंगे बटे में x+1 और x+2 चल रहा है, बराबर में 4 या मैं इनकी गुणा ही कर दूं ना, इनकी गुणा भी कर सकते हैं। कैसे करके? देखिए यहाँ से अपने पास एक लाइन कम भी हो जाएगी, अगर हम अभी से गुणा कर देंगे तो एक लाइन बेटा कम हो जाएगी। कैसे? इन दोनों ब्रैकेट्स की क्या कर दीजिए गुणा। देखिए x की x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x की 2 से गुणा 2x, 1 की x से गुणा x और 1 दूनी 2, तो x और 2x जुड़कर हो जाएगा बेटा 3x प्लस 4, और ये अपने पास नीचे x स्क्वायर 2x में x जोड़ेंगे तो ये 3x हो जाएगा और प्लस का 2 और बराबर में 4 और बटे में x+4। तिरछी गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे? तिरछी गुणा, यानी इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा 4 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 3x और प्लस का 4 और x+4 और आ जाएगा। इसकी तिरछी गुणा 4 से करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 4 और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का कितना 2, और ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या होती है तो उसकी हम ब्रैकेट में कर देते हैं गुणा। इन दोनों ब्रैकेट्स की गुणा करो, पहले 3x की करेंगे पूरी ब्रैकेट से तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और 3 चौक 12x। अब इस 4 की इस ब्रैकेट में गुणा कर दो तो प्लस का 4x और 4 चौक प्लस का 16। 4 के अंदर गुणा करेंगे 4x स्क्वायर प्लस का 4 तियां 12x और 4 दूनी 8। आप कहेंगे सर ये प्लस के 12x से ये प्लस का 12x कट जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ अपने पास बच गया 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 16 और बराबर में बच गया 4x स्क्वायर और प्लस का कितना 8। आप इधर के पदों को उठाकर उधर ले जाओ, सभी को ऐसा करो उधर के सभी पदों को उठाकर इधर रख लो, रखो भाई। तो आप कहेंगे सर उधर रखा है 4x स्क्वायर और इधर प्लस का ये 8। अब देखिए इसको उठाकर जब हम उस साइड में ले तो इस तरीके से हमारे पास, और इधर के सभी पदों को उठाकर उधर रख लो, ये 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 16। तो आप कहेंगे ठीक है सर, आप उधर के सभी पदों को उठाकर इधर ले आओ तो ये हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर और प्लस का 8 प्लस का 3x स्क्वायर इधर आके माइनस का, ये माइनस का 4x और ये प्लस का इधर आके माइनस का 16 बराबर 0। 4x स्क्वायर में से जब हम 3x स्क्वायर घटाएंगे तो एक ही x स्क्वायर बचेगा और ये माइनस का कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर माइनस का 4x बच जाएगा, और 8 में से 16 को घटाएंगे तो ये माइनस का 8 बच जाएगा, बराबर में 0। 8 के ऐसे दो गुणनखंड करो जिनकी गुणा तो 8 आए
और घटाने पर बेटा 4 आए। ऐसे कोई दो गुणनखंड मेरे ख्याल से बेटा नहीं होते। आपकी अगर नज़र में है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगर ऐसे गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब गुणनखंड विधि से ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो सीधी सी बात ये हो गई, इसमें श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें ABC पता होना बहुत जरूरी है ना। तो इस समीकरण की हम लोग AX² प्लस बेटा BX प्लस C बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर जब इससे बेटा तुलना करेंगे ना, तो हम कह सकते हैं यहाँ x² का गुणांक a है और यहाँ x² का गुणांक 1 है। तो a की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी और b की वैल्यू -4 आ जाएगी, यानी कि x का गुणांक, ठीक है। और c बेटा अचर पद है जो कि कितना -8 है, तो यहाँ -8। देखिए सबसे पहले आप विविक्त कर निकाल लिया करें। विविक्त कर क्या होता है, b² -4ac, चूंकि b² -4ac, b की जगह आप b की वैल्यू लगाइए, कितनी है -4, इसका होल स्क्वायर -4a की जगह 1, c की वैल्यू -8 है। तो -4 का वर्ग प्लस होला और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 8 चौक बेटा 32 हो जाएगा। जब इन्हें जोड़ेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा 8, 3 और 1 हो जाएगा 4, 48। 48 एक प्लस की संख्या है, इसका मतलब इससे मूल निकल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रीधराचार्य से। क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सर चूंकि श्रीधराचार्य लिख सकते हैं या लिख सकते हैं द्विघात सूत्र से। क्या लिख सकते हैं बेटा, द्विघात सूत्र से। और द्विघात सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है हमारे पास x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac और अपॉन में बेटा होता है 2a, यानी कि बटे में होता है 2a। जब हम सबकी वैल्यू लगाएंगे तो x बराबर -b और b की वैल्यू -4 है। माइनस की संख्या बेटा यहाँ ब्रैकेट में लगाओ, प्लस माइनस √b² -4ac की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 48 बटे में 2a, और a की वैल्यू अपने पास कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1 है, लगा दीजिए। जब इसे और कैलकुलेट करेंगे, जब इसे चलिए मैं इस साइड में कैलकुलेट कर लेता हूं बेटा, इस साइड में कर लेता हूं कैलकुलेट, और यहां पर आप लोग एक लाइन खींच लीजिएगा। यहां पर आप लोग क्या करिएगा, एक लाइन खींचिएगा, ठीक है ना। एक बेटा लाइन खींच लेना इस तरीके से, ठीक है ना। आप लोग इस तरीके से एक लाइन खींच लें। देखिए ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 4, माइनस माइनस बेटा अपने पास क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर x बराबर ये अपने पास हो जाएगा प्लस का 4 प्लस माइनस √48। 48 को 16 दूनी 32, 16 तियां 48, यानी 16 गुणा 3 लिख सकते हैं, बटे में 2 एकम 2। तो ये x बराबर बेटा 4 प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4, 3 का निकल नहीं पाएगा, बटे में 2। देखिए वैसे तो ऊपर 4 कॉमन है ऊपर से, लेकिन हम 2 को कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ 2 दूनी 4 बचेगा और 2 दूनी 4, यानी कि 2√3 बच जाएगा। और बटे में अपने पास कितना चल रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 चल रहा है। इस वाले 2 से बेटा ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 प्लस माइनस 2√3। देखिए अपना आंसर एक तो आप इस तरीके से बेटा दे सकते हैं, इसे मैं यहाँ पर बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, इस तरीके से भी अपना आंसर दे सकते हैं, यही समीकरण का हल है। दूसरा इसका ये तरीका है कि आप ऐसे भी दे सकते हैं इसका आंसर, और कि जैसे एक बार प्लस का चिन्ह लेके लिख दो ऐसे करके, x बराबर 2 प्लस का चिन्ह ले लो प्लस 2√3 और फिर कॉमा लगाओ, एक बार माइनस का चिन्ह ले लो 2 माइनस 2√3। आप अपना आंसर बेटा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही तरीके सही है, दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप लोग अपनाइएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए था। सही तरीका बेटा इस क्वेश्चन का करने का यही है, ठीक है। तो समीकरणों को जब हल करने की बात आए तो इसी तरीके से हमें समीकरणों को बेटा क्या करना है, हल करना है, ठीक है। क्लियर है सभी का, ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है लेक्चर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अथवा वाला। हमें सारे क्वेश्चन करना है, अथवा का मतलब हमें नहीं पता, हम सब करेंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपसे अगर अथवा लगाए तो दोनों में से एक ही करके आना है, दोनों नहीं करना है, ठीक है।
जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए जो दे रखा उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखी है मोटर बोट की स्थिर जल में चाल। मोटर बोट की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल, ये बेटा हमें दे रखी कितनी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है धारा, ये 32 किलोमीटर धारा नहीं बेटा, धारा होगा, यहाँ पर आप लोग धारा लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लेना आप, धारा, यहाँ पर डंडा लगा। धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी बेटा किसके, धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। हमें जो तुलना हो रही है समय में हो रही है, करा नहीं करा 1 घंटा अधिक ले रही है, यानी पहले कुछ और ले रही है, अब उससे 1 घंटा ज्यादा ले रही है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ समय की तुलना हो रही है, जिसकी तुलना होती है हम वही मान निकालते हैं। बाद में देखते हैं प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है। कह रहा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप धारा की चाल पहले मान लीजिए ऐसे करके, माना धारा की चाल, धारा की चाल अपनी तरफ से मान लो बेटा, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। एक क्वेश्चन तो इस टाइप का बेटा बनता ही बनता है 6 नंबर में, कोई रोका ही नहीं है। मान लीजिए पेपर सेट होता ही नहीं है अगर ऐसा क्वेश्चन ना रखा जाए तो। इसके बाद में देखिए 2 कंडीशन दे रखी हैं, एक धारा के अनुकूल, एक धारा के प्रतिकूल। तो पहले क्या दे रखी है, प्रतिकूल दे रखी है। धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में। तो हेडिंग डालिए आप, पहले लिखेंगे धारा के प्रतिकूल। अगर मैं बेटा धारा के प्रतिकूल की बात करूं तो इसका मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में। एक बात ही बताइए, आप अगर तैरेंगे, आप जब जाएंगे वहां पर, देखिए जब मोटर बोट है जिधर धारा बह रही, धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो सीधी सी बात है उसकी स्पीड कम होगी मतलब स्पीड घटेगी, उसकी जो स्पीड उसकी होगी वो घटेगी। घटने का मतलब यहाँ हो गया धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो उसकी जो चाल हो जाएगी बेटा, उसकी क्या होगी, जो चाल होगी। ध्यान से समझिएगा, वो हमेशा बच्चा गलती क्या करता है, वो x में से 24 को घटा देता है, यही गलती कर देता है। हमेशा घटाने वाला काम होता है स्थिर जल में अगर किसी वस्तु की चाल है उसमें से घटाते हैं, या मैं कह दूं शांत जल में किसी वस्तु की अगर चाल दे रखी है तो उसमें से घटाते हैं। हमेशा स्थिर जल या शांत जल की चाल में से घटाया जाता है, कभी भी धारा की चाल में से नहीं घटाया जाता। तो स्थिर जल में चाल है 24, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 24 में से x को बेटा घटा देंगे और ये चाल किस में आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप कहेंगे दूरी कितनी चल रहा है, 32 किलोमीटर। तो यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी अपने पास हो जाएगी बेटा 32 किलोमीटर। अब हमें चाल दे रखी है, दूरी भी पता है, समय आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। समय कैसे करके निकाला जाएगा ये भी थोड़ा सा समझिएगा। कौन सा कलर ले लें बताइए, ये कलर ले लें, चलिए ये ले लेते हैं। तो यहाँ से जब हम समय निकालेंगे बेटा, समय, तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी हमें दे रखी है 32 और चाल इसकी दे रखी है 24 माइनस x। तो यहाँ से जो समय निकल के आया वो किस में आएगा, निकल के घंटे में, हॉवर्स में निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, धारा के अनुकूल की बात करेंगे बेटा, किसके, धारा के अनुकूल की, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। अगर मैं धारा के अनुकूल करूं तो जिस दिशा में बेटा धारा जा रही है उसी दिशा में आप बोट लेके जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, यानी कि अब जो चाल होंगी वो जुड़ जाएंगी। पहले थी 24 माइनस एक्स, अब की हो जाएगी 24 प्लस एक्स, और वो भी किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। और दूरी अभी भी बेटा 32 ही है, दूरी में कोई चेंजिंग नहीं है। देखिए प्रश्न ने कह रखा है धारा के प्रतिकूल जाने वही दूरी, यानी कि दूरी में चेंजिंग नहीं हो रही। दूरी पहले भी 32 जा रहा था, दूरी अभी भी बेटा 32 किलोमीटर ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया दूरी अभी भी हमारे पास 32 किलोमीटर है। और यहाँ पर हमें दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है, तो समय निकाल सकते हैं। क्योंकि समय बराबर फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं सब लोग, कि दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है बेटा, दूरी बटे चाल। और दूरी यहाँ पर अपने पास 32 है और चाल हमारे पास कितनी है, तो आप कहेंगे सर 24 प्लस एक्स है।
24 प्लस एक्स, और समय किस में आएगा, हॉवर्स में, यानी कि घंटे में। अब एक बात ये देखिए, यहाँ पर अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, बड़े ध्यान से समझना है बेटा। अब क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर प्रश्नानुसार, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न ने ये कहा, देखिए आप इतना पढ़ के भी अपना आंसर एकदम बढ़िया तरीके से दे सकते हैं। प्रश्न ने कहा कि 1 घंटा अधिक लग रहा है समय। आप बिल्कुल ना पढ़ें कि किस में कम लग रहा है किस में अधिक, आप तब भी पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। 1 घंटा अधिक लग रहा है। अब एक बात बताइए, समय ज़्यादा किस में लगेगा, हम धारा की, अगर हमें 32 किलोमीटर दूरी तय करनी है तो हम धारा की दिशा में जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, या फिर हम धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो ज़्यादा लगेगा। तो आप कहेंगे सर धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो धारा अपनी ओर को जोर मारेगी और हम उधर जोर मारेंगे, है ना। तो इसका मतलब समय धारा की दिशा में जाने में कम लगेगा और धारा की विपरीत दिशा में ज़्यादा लगेगा, है ना। तो इसका मतलब ज़्यादा समय लग रहा है किसमें, धारा के विपरीत दिशा में लगेगा ज़्यादा। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये धारा के प्रतिकूल है और ये मेरे बच्चे धारा के अनुकूल है। मैं दोनों समय लिख रहा हूँ, उसके बाद में समझाता हूँ। ये 32/24 माइनस एक्स है, ये मेरे बच्चे 32 और बटे कितना है, तो आप कहेंगे सर थोड़ा सा इधर लिख लीजिए। चलिए, पहले वाला जो समय है 32/24 माइनस एक्स है, और दूसरा वाला जो समय है 32/24 प्लस एक्स है। अब एक बात ये बताइए मुझे, 1 घंटा अधिक, अधिक का मतलब होता है जोड़ना, ये कंफर्म पता है जोड़ना है, और इन दोनों को अगर मुझे बराबर करना है तो 1 घंटा जोड़ूंगा किस साइड में, कम वाले में या ज़्यादा वाले में। तो आप कहेंगे सर ये है धारा के विपरीत दिशा का समय, ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा। तो किसी चीज को बराबर करने के लिए जोड़ने वाला काम हमेशा बच्चों कम वाले में होता है और घटाने वाला काम हमेशा ज्यादा वाले में होता है। तो आप कहेंगे सर ये वाली चीज कम है, तो अगर मैं इसको और इसको दोनों को आपस में बराबर करूंगा तो कम वाले में एक जोड़ दूंगा, और जैसे ही एक जोड़ूंगा तुरंत अब ये वाली चीज दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसका ये सही तरीका है बेटा। जोड़ने वाला काम हमेशा किसमें होता है, कम वाली वस्तु में, कम वाले समय में, और घटाने वाला काम ज्यादा वाले में। तो अब वैसे लॉजिक के अनुसार चलेंगे तो ये कह रहा है धारा के प्रतिकूल जो समय लग रहा है वो धारा के अनुकूल वाले से 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो अनुकूल वाले में 1 घंटा क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया, बात खत्म। अब इस समीकरण को सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। ये सही तरीका है। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा बेटा, तो 32 वाली वैल्यू को एक साइड में ले आओ, तो 32/24 माइनस एक्स, इधर लाओगे माइनस का, 32/24 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि प्लस की इधर आके माइनस और बराबर में एक, ऊपर से 32 तो अपने पास बेटा कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा 1/24 माइनस एक्स, और यहाँ बच जाएगा 1/24 प्लस एक्स, ठीक है। और बराबर में एक तो चल रहा है। अब जब हम इसको सॉल्व कर ही रहे हैं तो एक काम कर लेते हैं, इसका पार्टीशन कर लेते हैं बेटा। इसका क्या कर लेते हैं, पार्टीशन। पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से करिए, इसका मैं पार्टीशन कर लेता हूं बेटा। ठीक है, इसका मैंने पार्टीशन कर लिया। आप कहेंगे ठीक है, तो ये यहाँ देखिए इनका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा 24 माइनस एक्स, 24 प्लस एक्स, तो 32 तो बेटा अपने पास ही चल रहा है बाहर, 32 तो अपने पास ही बाहर चल ही रहा है। क्या हो रहा है भाई, 32 तो चल रहा है, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एलसीएम हो जाएगा 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स, ठीक है। जब हम यहां से 24 प्लस एक्स की 1 से गुणा करेंगे, 24 प्लस एक्स, और 24 माइनस एक्स की 1 से गुणा करेंगे तो 24 माइनस एक्स हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कह दो, ये हमारे पास 24 प्लस एक्स और माइनस ये अपने पास 24 माइनस एक्स हो जाएगा, और बराबर में अपने पास 1 चल रहा है। बराबर में बेटा अपने पास कितना चल रहा है, तो आप कहेंगे 1 चल रहा है, ठीक है। अब करिए सॉल्व, तो ये 32 तो अपने पास है ही है, ऊपर की ब्रैकेट खोलेंगे तो 24 प्लस एक्स, माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24 और माइनस माइनस प्लस का एक्स, और बटे में देखिए ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, तो ये a स्क्वायर, a की जगह 24 लगा दो, इसका होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह x है, और बराबर में 1।
तो ये अपने पास 32 और ये कट जाएगा देखो यहाँ से। तो आप कहेंगे सर काटिए जल्दी से, ये -24 से प्लस का 24 तो बेटा कट जाएगा। तो x में x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा और बटे में अपने पास 24 का वर्ग 576 होता है और x का वर्ग x स्क्वायर बराबर 0। 32 की जब 2x से गुणा करेंगे बेटा तो यह आ जाएगा 64x और बटे में कितना 576 और ये 0 बराबर में कैसे हो गया भाई, बराबर में 1 चल रहा है। तो ये 576 और माइनस का x स्क्वायर बराबर में 1, बटे में कुछ नहीं 1 मान के इसकी कर दो तिरछी गुणा, और जैसे ही बटे में 1 मान के बेटा तिरछी गुणा करेंगे तो ये 64x और बराबर में 576x स्क्वायर एकम कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 576, ये अपने पास हो जाएगा 576 और माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर है इधर आके प्लस का x स्क्वायर और ये प्लस का 64x तो अपने पास पहले ही से है ना, और ये प्लस का 576 है इधर आके माइनस का 576 और ये बराबर में कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 0 हो जाएगा सर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए 576 के ऐसे दो गुणनखंड करिए जिनकी गुणा 576 और घटाने पर 64 आना चाहिए, घटाने पर क्या आना चाहिए 64 आना चाहिए। देखिए इस टाइप के गुणनखंड जो बेटा निकालना पॉसिबल है नहीं, आप इसमें धराचार्य लगा सकते हैं, लेकिन एक तरीका है जो आप लोग अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मुझे 576 को काटना है, मेरी बात ध्यान समझिए, 576 को आप पहले 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और बचेगा 1 17, 2 अट्ठे 16, बचेगा 1 16, 2 अट्ठे 16। बताओ 288 में से 2 घटाते हैं तो 64 आता है। आप कहेंगे सर नहीं आता है, क्या मजाक कर रहे हैं? नहीं बेटा, ये देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, इधर वालों की गुणा करते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 144 में से 4 घटाएंगे तो क्या 64 आ जाएगा। आप कहेंगे सर नहीं आता है, आप आगे थोड़ा और काटिए, 2 से फिर काटिए, जब तक 2 से कटता रहेगा हम काटते रहेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, आप कहेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 72 में से 8 घटाते हैं, ध्यान से समझिए, 72 में से 8 घटाते हैं तो क्या 64 आ जाता है। आप कहेंगे सर आ जाता है, क्योंकि 72 में से जब हम 8 घटाएंगे बेटा तो 12 में से 8 जाएगा 4, बचेगा 6 64। तो वो दो गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे 72 और 8 है। कौन कौन से बेटा, 72 और 8। मतलब इसका ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 64 के स्थान पर लिख सकते हैं 72 माइनस 8। 72 8 की गुणा 576 आती है और 72 में से 8 घटाएंगे तो 64 आता है, x और माइनस का 576 बराबर में 0। जब इसे और कैलकुलेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस प्लस हो जाएगा बेटा प्लस, और 72 की x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 72x, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 8 की x से गुणा करेंगे तो ये अपने पास 8x हो जाएगा, माइनस का 576 बराबर में 0। इन दोनों में से बेटा x कॉमन है तो यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 72। इन दोनों में -8 कॉमन है, बचेगा x प्लस कितना बेटा 72 बराबर 0। दोबारा कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 72 कॉमन आ जाएगा और x माइनस का 8 बचेगा बराबर में 0। जब एक से ज़्यादा गुणनखंडों के बराबर में 0 हो तो उनके बराबर में एक एक बार 0 रख लेते हैं। यदि करके यदि x प्लस 72 बराबर में 0 तो ये प्लस का जो 72 है इधर आके माइनस का 72 हो जाएगा। और आपको पता है ना कि अच्छे से हमारे पास x क्या है, एक हमारे पास चाल है, चाल दूरी समय कभी भी माइनस के नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये चीज़ अमान्य हो जाएगी। आप कहेंगे बात ठीक है सर, ये चीज़ बेटा अमान्य हो जाएगी। एक बार आप इसके रख दीजिए, यदि x माइनस 8 बराबर 0 तो ये माइनस का 8 है इधर आके प्लस का 8, तो यही वैलिड होगी। हमसे पूछी क्या गई थी, तो आप कहेंगे हमसे धारा की चाल पूछी गई थी और वो हमने x मानी थी, तो लास्ट में हम लोग ऐसे करके लिख के दिखा देंगे कि अतः धारा की चाल। लास्ट में कैसे लिख देंगे, तो आप कहेंगे ऐसे लिख देंगे सर, अतः धारा की चाल, धारा की चाल, अतः धारा की चाल हमने कितनी मानी थी, तो आप कहेंगे सर x किलोमीटर पर हावर्स मानी थी। हिंदी में भी मात्रक लिख सकते हैं, x की वैल्यू 8 आ गई है तो ये 8 किलोमीटर, किलोमीटर क्या लिख रहा है भाई, ये देखिए भाई 8 किलोमीटर पर हावर्स।
तो इस तरीके से ये हमारा इस क्वेश्चन का बेटा क्या फाइनल आंसर। तो सही तरीका बेटा इन क्वेश्चंस का करने का यही है। तो ये हमारा सेट एकदम कंप्लीट होता है। ठीक है, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन लगाए और देखिए आगे इसका जैसे मैंने ये किसके पार्ट थे, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास 9 के 7 के पार्ट थे। बेटा 8 के भी 2 पार्ट हैं, लेकिन वो पार्ट इसलिए नहीं कराए हैं मैंने क्योंकि वो रचना है, कंस्ट्रक्शन है, जो चैप्टर ही आपके सिलेबस में नहीं है। और जब बेटा चैप्टर ही नहीं है आपके सिलेबस में तो रचना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेटा सही तरीका ये था इन क्वेश्चंस को करने का। हम लोगों ने बारी बारी से सारे क्वेश्चन किए। देखिए वीडियो पसंद आई हो या आपके लिए हेल्पफुल है हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल टीआर मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए उसे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो अपलोड हो रही है तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। हमारा ये 2019 का दूसरा सेट भी बेटा कंप्लीट हो गया। और देखिए आप लोग अगर ये दूसरी वीडियो देख रहे हैं तो पहली वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट पड़ चुका है, आप जाइए और वहां से आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, है ना। तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।